हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनय शर्मा और आज का चैप्टर फिर से हमारा होने वाला है नेशनलिज्म इन इंडिया और ये है हमारा सेकंड पार्ट और हम शुरू करेंगे इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसके बाद हम देखेंगे नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ, गांधी जी की डांडी मार्च भी देखेंगे। बाकी बचा हुआ पीछे का सारा चैप्टर इसमें हम देख लेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि पिछला जो अपना पार्ट है, इसी चैप्टर का पिछला पार्ट है, यानी कि आधा चैप्टर पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। उसके अंदर हमने बहुत अच्छे मैप के माध्यम से, पूरी चित्रों के माध्यम से देखा है कि कैसे असहयोग खिलाफत आंदोलन चला, उसमें कैसे कैसे लोगों ने भाग लिया, पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत की स्थिति कैसे थी और गांधी जी के भारत में आने के बाद भारत की स्थिति कैसी हुई, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में बताया है। तो इसको हम शुरू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो बात क्या थी कि 1922 के अंदर हमने देखा, पिछले लेक्चर के अंदर, अगर आपने नहीं देखा तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी मौजूद है। 1922 के अंदर हमने देखा कि चौरी चौरा कांड हुआ और उसके बाद असहयोग आंदोलन को, असहयोग खिलाफत जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया, असहयोग को कैंसिल कर दिया, यानी कि वापस ले लिया। कारण क्या था कि उस समय कई पुलिसकर्मी जो थे गोरखपुर के अंदर, चौरी चौरा जब कांड हुआ तो उसमें मारे गए, जिसके बाद गांधी जी को ऐसा लगता था कि अब देश के अंदर बहुत बड़ी हिंसा होने वाली है और पुलिस इसका बदला नागरिकों से लेगी और उनको बेतहाशा मारेगी। ऐसे समय में गांधी जी ने उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन इस एक आंदोलन फिर से खड़ा हुआ जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा जिक्र करते हैं। हुआ क्या था, 1926 के अंदर एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी, दो इंसिडेंट हुए। एक तो आर्थिक मंदी आई, पहला हम इसको समझ लेते हैं। हुआ क्या, 1926 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, 1925, 1926, 1927 और 1928 तक पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई। ऐसा कहा जाता है कि उस समय शीत युद्ध चला था। जब आर्थिक मंदी आई तो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी सौदा थी, मतलब जितनी भी वस्तुएं थी, उनका मूल्य बढ़ गया, पहली बात। तो दूसरी चीज़ ये थी कि वस्तुएं बिकना भी बंद हो गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो किसान थे, गरीब थे, मजदूर थे, वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे। किसको? इंग्लिश गवर्नमेंट को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। इंडिया के जो मजदूर थे वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे। 1930 के अंदर हम देखते हैं पूरे देश के अंदर एक भारी उथल पुथल का माहौल बन जाता है। जब कोई टैक्स नहीं दे पाता है तो सरकार को ऐसा लगता है कि हमें जबरन इनसे टैक्स वसूलना चाहिए, लगान लगानी चाहिए। पूरे देश के अंदर जब भारी उथल पुथल का माहौल बन जाता है तो ऐसे समय का फायदा उठाते हैं, इस समय का मतलब प्रॉफिट उठाते हैं कांग्रेसी नेता, खासकर महात्मा गांधी। एक इंसिडेंट और फ्री हुआ कि 1928 के अंदर इंग्लैंड से, यानी कि ब्रिटेन से, सर साइमन कमीशन की कमेटी आई। सर साइमन कमीशन, इसको लिख देना, साइमन कमीशन कमेटी। ये आई किस लिए थी? ये इसलिए आई थी क्योंकि इंडिया के अंदर हमने देखा कि जब बहुत जोरों तोरों से असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1922 तक चलाया गया तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड थी, उसको एक बार सोचने पर मजबूर हुई, क्या हमारी जो संवैधानिक नीतियां हैं, क्या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, क्या हम लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्या हम उनको कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग उथल पुथल मचा रहे हैं। इसलिए सर साइमन कमीशन की कमेटी 1928 में इंडिया में आई। लेकिन सबसे देखने वाली बात ये थी कि ये भारत के संविधान की बात करने आए थे कि भारत के लिए हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे, इसी की बात करने आए थे। लेकिन इसके अंदर कोई भारतीय नहीं था और ये मुद्दा बहुत जोरों तोरों से चला। जब सर साइमन कमीशन इंडिया में आए तो इनका रेलवे स्टेशनों पर स्वागत किया गया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक। अब बहुत सारे अब पोस्टर आप भी देख सकते हैं, बहुत सारे चित्र भी ऐसे हैं, इसके अंदर ये दिखाया गया कि साइमन गो बैक, लोगों ने नारेबाजी करी, बहुत आंदोलन जलाए, बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ा उस समय ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। इसके बाद बात आती है कांग्रेस नेताओं की। जब कांग्रेस के अंदर हम देखते हैं कि उस समय दो प्रकार के नेता थे, एक उदारवादी थे और एक थे उग्रवादी। हम उग्रवादी कह सकते हैं, गरम दल के बोल सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं थोड़े गरम टाइप के थे। इसके अंदर खासकर मोतीलाल जैसे लोग आ रहे, मोतीलाल नेहरू, CR दास, ऐसे लोग आते थे। आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, थोड़ा मैं जिक्र करता हूँ। और इसके अंदर आते थे जवाहरलाल नेहरू और खासकर सुभाष चंद्र बोस उस समय।
जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके अंदर आते थे, आप चाहें तो लिख सकते हैं। हुआ क्या कि जब सर साइमन कमीशन इंडिया में आया, कब 1928 के अंदर सर साइमन कमीशन इंडिया में आया, किस लिए? आपके संविधान की परिचर्चा करने के लिए, आपके संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए, क्या देश के अंदर अधिकार लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से उथल पुथल मची हुई है। इंडिया के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। तो कांग्रेस के दो प्रकार के नेता थे, एक तो नरम दल के, या हम कह सकते हैं मध्यमार्गी नेता, इनको बोलना ज्यादा अच्छा होगा, मध्यमार्गी, जो मतलब बीच का रास्ता निकाल देते। खासकर इसके अंदर CR दास थे। कौन थे? CR दास। और एक थे मोतीलाल नेहरू। और कुछ जो थे युवा नेता थे, उनको ऐसा लगता था, अब इसमें क्या था, जो मध्यमार्ग नेता था, इनको लगता था कि हम साइमन कमीशन के, मतलब हम कह सकते हैं उसके अंदर ही हम एक संविधान का निर्माण करें, ब्रिटेन डोमिनियन के अंदर, मतलब ब्रिटेन के लोगों के साथ ही मिलकर एक संविधान का निर्माण करें और उन्हीं के साथ रहकर एक हम पूरा सिस्टम चलाएं। लेकिन एक जो युवा नेता थे, खासकर युवा नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इनको ऐसा लगता था कि हम उनके साथ न मिलकर अपना एक अलग संविधान बनाएं, एक अलग व्यवस्था बनाएं। तो क्या हुआ, ये जो विचार था सुभाष चंद्र बोस का और जवाहरलाल नेहरू का, ये प्रबल दावेदार बन गया और इनका जो विचार था ये वहीं के वहीं रह गया। फाइनली हुआ क्या कि जनवरी 1930 में ये मतलब इन्होंने क्या किया, इनका मानना था कि हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, हम उनके अंडर में रहकर किसी प्रकार का संविधान नहीं बनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ऐसा मानते थे कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, उनके अंडर में रहकर संविधान नहीं बनाएंगे। तो क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 को हम क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज मनाते हैं, या स्वतंत्रता दिवस उसी को मानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस हम उसी दिन मनाते हैं, पूर्ण स्वराज का मनाते हैं, पूर्ण स्वराज की शपथ लेते हैं 26 जनवरी 1930 को। लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि कांग्रेस से उस समय ज़्यादा लोग नहीं जुड़े रह गए थे। असहयोग खिलाफत आंदोलन को असफल होने के बाद, यानी कि चौरी चौरा कांड होने के बाद 1922 में बहुत सारे लोग क्या थे, कांग्रेस से जुड़े नहीं रह गए थे। तो क्या हुआ कि 1930 के अंदर, 26 जनवरी 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई, तो लोगों का विशेष ध्यान इसमें नहीं गया। और उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, ये लाहौर के अंदर शपथ ली गई थी। फिर एक प्रश्न उठा कि इस चीज को हम हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए क्या रास्ता अपना सकते हैं। ये काम सौंपा गया गांधी जी को, यानी कि हम हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाएं कि हम पूर्ण स्वराज की मांग रखें, कि हम देश के अंदर अपना खुद का संविधान रखेंगे जो भारतीयों द्वारा बनाया हुआ होगा। हम अंग्रेजों का पूरी तरह से हम बाहर निकाल लेंगे, उनके देश में वापस भेज देंगे, और हम अपना खुद का एक सिस्टम बनाएंगे, अपनी खुद की एक सरकार बनाएंगे। इस बात को दिमाग में लोगों तक पहुंचाने के लिए गांधी जी ने सोचा कि हमें एक रास्ता निकालना चाहिए, एक ऐसा रास्ता जिससे कि हर व्यक्ति इससे जुड़ जाए। और इसके बाद एक शुरुआत होती है नमक यात्रा की। ये पिछले वाला टॉपिक में सिर्फ इतना दिया गया है, अब हम करेंगे नमक यात्रा। फिर हुआ क्या, जैसा कि हमने देखा कि 26 जनवरी 1930 को हमने क्या, किसकी शपथ ली, पूर्ण स्वराज की शपथ ली कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, इस बात की हमने शपथ ली। इसके बाद गांधी जी ने क्या कहा कि हम, जब लोगों का ध्यान नहीं गया इस तरफ, लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पूर्ण स्वराज की बात करी गई है, तो गांधी जी ने सोचा कि हमें कुछ ऐसे अल्टीमेटम आइडियाज निकालने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा जिससे क्या होगा कि लोगों का ध्यान इस तरफ जाए। फिर उन्होंने क्या किया, 31 जनवरी यहाँ पर लिख लेना 1930 को, सिर्फ 5 दिन बाद, उस समय इरविन थे, कौन थे, लॉर्ड इरविन, अपने देश के वायसराय थे, यानी अपने जो वायसराय थे उनको एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने 11 मांगों को रखा। कितनी? 11 मांगों को, अपनी कुछ 11 मांगे रखी कि इन मांगों को मान लिया जाए। कब तक? मार्च तक, मार्च 1930 तक इन मांगों को नहीं माना गया तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। इसमें से एक मुख्य मांग थी नमक कर की। नमक जो टैक्स लगता था, नमक को बनाने में टैक्स लगता था, नमक को खरीदने पर टैक्स लगता था, नमक को बेचने पर टैक्स लगता था। इस प्रकार जो नमक था हर व्यक्ति तक बहुत महंगा पहुंच पाता था। उसकी कीमत, जबकि खुद के देश में नमक उपजाया जाता था, इसके बाद भी बहुत महंगा पड़ता था।
तो गांधी जी को लगा कि नमक एक ऐसी चीज हो सकती है, जो नमक की मांग है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय मांग हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति नमक का यूज करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या सिख हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो कोई भी धर्म के क्षेत्र का हो, कोई भी जाति का हो, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति नमक खाता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, नमक हर व्यक्ति के मुद्दे की बात थी। तो गांधी जी को लगा कि नमक एक ऐसे नमक टैक्स को तोड़ना एक ऐसा एक मतलब ऐसा रिवॉल्यूशन हो जाएगा, एक ऐसा मूवमेंट हो जाएगा जो कि हर व्यक्ति से जुड़ जाएगा, हर तबके से जुड़ जाएगा। इसीलिए नमक की बात करी। तो गांधी जी ने क्या कहा, अगर आपने 11 मार्च तक, मार्च 1930 तक हमारी मांग नहीं मांगी तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। क्या? सविनय यानी पूरी विनय के साथ, पूरी विनम्रता के साथ, अवज्ञा यानी कि अवज्ञा मतलब होता है एक तरह से असहयोग करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। लेकिन क्या हुआ, लॉर्ड इरविन ने इनके पत्र को ज़्यादा विशेष हम कह सकते हैं ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस के साथ, गांधी जी के साथ अब ज़्यादा लोग नहीं जुड़े रह गए हैं। 1922 जब असहयोग आंदोलन वापस लिया इन्होंने, तब उनको ऐसा लगता था कि अब कांग्रेस के साथ ज़्यादा लोग नहीं जुड़े रह गए हैं, इसलिए उन्होंने इनके पत्र पर बिल्कुल कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 11 मांगों को नहीं माना गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 11 मार्च तक इनकी जब मांगे नहीं मांगी, इनके बाद इन्होंने क्या किया, एक यात्रा शुरू करी। वो क्या थी, साबरमती आश्रम से दांडी तक। देखिए, इस मैप के माध्यम से हम आपको बताने भी आए हैं, शायद आपको ये फ़ोन के अंदर नहीं दिखे, लेकिन ये आप देखिए जी, गुजरात का मैप है। ये क्या है, गुजरात का मैप है। और गुजरात के मैप के अंदर हम आपको बताएंगे, इन्होंने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू करी, यहाँ से शुरू करी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहाँ तक गए, पूरी आखिर दांडी मार्च तक। इन्होंने क्या किया, अपने साथ 78 वॉलंटियर्स को लिया। अपने विश्वसनीय, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय वॉलंटियर्स थे, स्वयं सेवक थे, उनको अपने साथ चले और 240 मील तक जाना था। इसकी दूरी कितनी थी, 240 मील की। इन्हें ये 24 दिन तक लगातार चले, प्रतिदिन 10 मील चला करते थे। कितना? 10 मील चला कर सकते। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब असहयोग आंदोलन चला तो लोगों ने उससे अपनी अपनी तरह से लिया। गांधी जी का कहना था कि हम पूरा आंदोलन बिल्कुल बिना हिंसा के साथ चलाएंगे, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन चला तो लोगों ने हत्याएं करी, अपनी तरह से लिया। जैसा कि हमने देखा कि गुडेम की पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश के अंदर जो एक हम कह सकते हैं सीताराम अल्लूरी राजू जो था, वो एक बहुत लोकप्रिय नेता हुआ। उन्होंने अपनी तरह से जो है आंदोलन चलाया और लोगों को मारा। लेकिन इसके अंदर गांधी जी ने एक चीज़ सीखी कि लोगों को क्या है, एक विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। हर व्यक्ति को ये बात मालूम होना चाहिए कि हमें आंदोलन करना कैसे है। यानी कि हमें आंदोलन करना है तो बिना हिंसा के साथ करना, किसी को मारना नहीं है, पुलिस चौकियां नहीं जलानी है, हमें सिर्फ आंदोलन शांति से करना है। इस बात को जब भी देखिए 10 मील चलते थे एक दिन और वो कहीं रुकते थे, 24 स्टॉप लिए, हर जगह जहाँ जहाँ वो रुकते थे वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते थे, उनको सुनते थे, उनको बताते थे लोग कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हम कैसे करेंगे। नमक के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको हम कैसे करेंगे, कैसे हम सरकार से रिवेंज ले सकते हैं, कैसे हम बिना हिंसा के सरकार से क्या कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। इसके बाद वो गए, दांडी में पहुंचे, वहां पर क्या किया, पानी लिया, पानी को उबाल करके नमक बनाया, इस प्रकार से कानून तोड़ा और एक नए आंदोलन को फिर से जन्म दिया। अब सोचने वाली ये बात है कि एक चीज असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा में एक विशेष अंतर है जिसको हमें ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन के हमने देखा, अंदर इसके देखा कि गांधी जी ने लोगों से कहा कि हम सरकार को बिल्कुल किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, उनके कामों में का किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करना है, नहीं करना। इसके अंदर हम देखेंगे कि सहयोग नहीं करेंगे, इसके अलावा नियमों को तोड़ेंगे, जो कानून है उनको तोड़ेंगे। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी जैसे ही साबरमती से दांडी पहुंचे, वहां पर उन्होंने वहाँ समुद्री जो जल था उसको उबाला और उबाल करके नमक बनाया, जबकि उस समय का कानून ये कहता था
कि किसी भी तरह से हम नमक नहीं बना सकते, नमक बनाने के लिए टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने लोगों को न सिर्फ असहयोग करने के लिए उकसाया, बल्कि उनसे ये भी कहा कि कानून भी आपको तोड़ना है, आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आपको सरकार का हर कानून तोड़ना है जो दमनकारी है। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक असहयोग जो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है। इसके बाद हजारों की संख्या में लोगों ने गांधी जी के आंदोलन को साथ दिया। जैसे कि हम देखेंगे कि पिछली बार जो सहयोग आंदोलन के साथ हुआ, किसानों ने क्या किया, टैक्स देना बंद कर दिया। यहाँ पर भी क्या हुआ, कानून लोगों ने तोड़ना शुरू किया। जितने भी अंग्रेजों के कानून थे, जैसे अगर हम बात करें आदिवासी इलाकों की, तो उसमें क्या था, जंगलों में पूरी तरह से जाना उनका वर्जित था। वो किसी तरह से वहाँ की जलावन के लिए लकड़ियाँ भी नहीं ले सकते थे, ठीक है, वहाँ से गोंद नहीं ले सकते थे, जितने भी वनस्पति के प्रोडक्ट थे, जितने भी जंगल के प्रोडक्ट थे, उनको नहीं ले सकते थे। लेकिन फिर भी जो वहाँ के आदिवासी लोग थे, वहाँ पर उन्होंने जाना शुरू कर दिया। इस प्रकार एक कानून तोड़ा। बहुत से वकीलों ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। फिर से स्कूलों में क्या हुआ, टीचर्स ने अपने अपने पद छोड़ दिए, विद्यार्थी पढ़ने जाने बंद कर दिए। गाँवों में देखें तो बहुत सारी जो नौकरियां गाँव में हुआ करती थी जमींदार वगैरह की, उनको लोगों ने छोड़ दिया। यहाँ तक कि पुलिस से भी लोग वहाँ से वापस निकलने लगी। फिर एक बार औपनिवेशिक जो सरकार थी, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, उसको लगने लगा कि ये इतनी बड़ी उथल पुथल क्यों मच रही है, उसको समस्याएं खड़ी होने लगी। फिर क्या किया उन्होंने, क्या किया, धीरे धीरे से इस कानून को, जो ये जो आंदोलन था, उसको तोड़ना शुरू किया। कांग्रेस के जो नेता थे उनको क्या किया, अरेस्ट करना शुरू किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब ये है कि गांधी जी की एक अभिन्न साथी थे, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान। हम देखेंगे कि अब्दुल गफ्फार खान को जैसे ही वहां पर अरेस्ट किया गया, जैसे ही उनको अरेस्ट किया, हजारों की संख्या में भीड़ रोडों पर उतर आई। बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में लोग रोडों पर उतर आए। कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट किया, और खासकर जब अब्दुल गफ्फार खान को जब अरेस्ट किया तो बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक रोड पर उतर आए। जिसके बाद क्या हुआ, पुलिस की गोलियां चलाने के बाद भी, हम कह सकते हैं बहुत गाड़ियां निकलने के बाद भी, गोलियों के बीच से लोग होते हुए भी सड़कों पर उतर आए और आंदोलन किया। इसमें बहुत सारे लोगों को जो है हानि हुई, बहुत सारे लोग मारे भी गए। तो इसके बाद भी अरेस्ट करते रहे लगातार। लेकिन फिर गांधी जी ने सोचा कि हमें कुछ झुकना चाहिए, क्योंकि अब जो हिंसा का माहौल है वो बढ़ता जा रहा है। तो 5 मार्च 1931 को इरविन का एक समझौता आया गांधी के पास, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। डेट याद रखना, 5 मार्च 1931 को इरविन के समझौते पर गांधी जी ने हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के अंदर उन्होंने कहा गया था कि आप अपना जो आंदोलन है उसको वापस ले लीजिए, और गोलमेज जो सम्मेलन है उसमें जाइए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, दूसरा गोलमेज। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि गोलमेज सम्मेलन होता क्या है। दरअसल गोलमेज कोई सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन नहीं है। ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उस समय एक मीटिंग करना शुरू किया था 1930 में। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन जब वापस गया, उसने एक रिपोर्ट सौंपी इंडिया में कैसी कानून व्यवस्था इसकी। तो 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं गया था। उस समय हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, आपको ध्यान होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, और उसके अंदर हम गोलमेज सम्मेलन में कोई कांग्रेसी नेता नहीं गया था। गोलमेज सम्मेलन में इसके अंदर क्या होता था कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो वहीं पर एक सम्मेलन, एक मीटिंग करवाया करती थी। उसके अंदर इंडिया के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उसके ऊपर विशेष जिक्र हुआ करता था, विशेष चर्चाएं हुआ करती थी, इसीलिए गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था। तो 5 मार्च 1931 को इरविन के समझौते पर, यहाँ पर लिख लीजिए, इरविन के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए किसने, गांधी जी ने। लेकिन ये समझौता इस बात का था, गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हम आपके गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित तो हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे जो भी राष्ट्रीय नेता हैं, जिनको कांग्रेस के नेता, जिनको जेल में डाला हुआ है, उनको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, इस बात पर भी इरविन सहमत हो गए। गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लिया और वो इंग्लैंड में चले गए गोलमेज सम्मेलन में। आप चाहें तो बहुत सारे पिक्स जो है मिलती हैं आपको, नेट पर मिल जाएंगी। तो उसमें क्या है, उसके बाद गांधी जी वहां पर चले गए। लेकिन क्या हुआ कि ये जो समझौता किया था इरविन में, वो अपने समझौते से ही मुकर गया।
उसने अपने समझौते को वापस, एक तरह से हम कह सकते हैं खुद ही अपना समझौता तोड़ दिया। उसने कांग्रेस के मुख्य नेता को नहीं ढीला। जब गांधी जी वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर एक निराशा हाथ लगी। वहाँ पर वो जो अपने उद्देश्य के साथ गए थे वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने जो अपनी मांगे लेकर गए थे उनको वहाँ पर नहीं माना गया। गांधी जी बिना अपनी सफलता पाए हुए इंडिया जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो इंग्लैंड की सरकार है, जो ब्रिटेन की जो सरकार है, वो नए तरह से दमन शुरू किया। उसने बहुत सारे नेताओं को फिर से जेल में भर दिया है। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया है कि आप आंदोलन नहीं चला सकते हैं, आप देश के लिए खतरा हैं, ऐसा बोलकर उसके गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जैसे वरिष्ठ नेता भी उस समय जेल में डाल दिए गए। तो गांधी जी ने यहाँ पर आया और फिर से एक बार लोगों से आह्वान किया कि हम फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। इसके बाद क्या होता है, 1934 तक ये आंदोलन भी धीरा पड़ने लगा। कारण इसका ये था कि गांधी जी कई बार लोगों को इकट्ठा कर चुके थे, 3-4 बार आंदोलन वापस ले चुके थे, फिर शुरू कर चुके थे, वापस ले चुके थे, फिर शुरू कर चुके थे। तो लोगों को ऐसा लगता था कि क्या गांधी जी हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो लोगों ने भी फिर थोड़ा इंटरेस्ट कम कर दिया, व्यापारियों ने भी इंटरेस्ट कम कर दिया, मध्य वर्ग के लोग थे उन्होंने भी इंटरेस्ट कर दिया कम। तो 1934 तक ये आंदोलन लगभग धीमा पड़ने लगा। इसके बाद का हमारा टॉपिक है लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया। सेम ये टॉपिक जैसा कि हमने असहयोग आंदोलन के अंदर देखा वैसा ही इसके अंदर है। लोगों ने इस आंदोलन को पूरी तरह से, मतलब हम कह सकते हैं सहयोग किया। जैसे कि अगर हम गांवों की बात करें तो यहाँ पर जो किसान थे उन्होंने अपने जो जमींदार थे या अन्य लोग थे, जितनी भी ब्रिटेन की जो सिस्टम था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी। टैक्स नहीं दिया, कानून तोड़े गए गांवों के अंदर। इसी प्रकार शहरों के अंदर देखें तो स्टूडेंट्स ने क्या हुआ, स्कूल छोड़ा, टीचर्स ने अपनी जॉब छोड़ी। इसके अलावा अगर हम कहें बागानों में, तो बागानों के अंदर भी हम देखते हैं कि जो वहाँ के नेटिव पर्सन्स हैं, वहाँ के बागानों में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने पूरी तरह से कानून तोड़ने का काम किया। तो हर वर्ग का व्यक्ति, हर तरह का व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसने कानून तोड़ने का ही काम किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं लोगों ने इसका आंदोलन कैसे लिया। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो और सरल है, इस टॉपिक को ज़्यादा विस्तार देने की जरूरत है नहीं। अब जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा की सीमाएं कहाँ तक थी, और इन सीमाओं पर हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पूरे आंदोलन के अंदर ये देख चुके हैं कि देखिए आंदोलन में देखिए मुस्लिमों की बात करी गई, हर धर्म की बात करी गई, लेकिन दलितों की बात नहीं करी गई। इसके अंदर हम देखेंगे कि दलितों की बात नहीं करी गई। लेकिन अगर हम अपने इतिहास को उठाकर देखें तो उस समय दलितों को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड किया हुआ था। दलितों का मतलब ही क्या होता है, डिप्रेस्ड। इसके अंदर हम बी आर अम्बेडकर का जिक्र करेंगे। हुआ क्या था, जब 1931 में गोलमेज, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 के अंदर, और इस टाइम पर क्या हुआ, बी आर अम्बेडकर भी वहां पर भाग लेने गए थे गांधी जी के साथ। और भी बहुत सारी जो है इंडिया से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स गए थे अपनी अपनी मांग लेकर। तो बी आर अम्बेडकर साहब भी अपने दलितों की मांग लेकर गए थे। उन्होंने स्पष्ट बोला कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर लोगों को नहीं छू रहे हैं। और एक ऐसा समाज अगर स्वतंत्रता की बात करता है तो मैं भी अपने हक की बात करूँगा। मैं अपने हक की इस बात की बात करूँगा कि हमें जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो काउंसिल्स हों, चाहे किसी प्रकार का स्कूल हो, या फिर कोई जॉब वाली बात हो, उसमें हमें क्या चाहिए, आरक्षण चाहिए। आरक्षण चाहिए। आरक्षण तो बाद में, उससे पहले उन्होंने क्या हुआ, हम सेपरेट चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए अलग से व्यवस्थाएं करी जाए। जब इंडिया वापस आए तो गांधी जी को सबसे बड़ी असफलता, हम कहें जो हम असफलता की बात कर रहे हैं, तो वो यही हाथ लगी थी, क्योंकि बी आर अम्बेडकर की जो मांग थी ब्रिटेन की गवर्नमेंट मान ली थी। जब इंडिया में वापस आए तो गांधी जी जेल के अंदर ही आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं उनको समझना चाहिए कि देश को आज आज़ादी की ज़रूरत है, और वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वो दलितों को लेकर अड़े हुए हैं। 1930 के अंदर उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, क्या उसका नाम था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इसका नाम था। इसमें क्या था, सारे के सारे दलित लोग थे, इसमें सारे के सारे दलित थे। तो हम देखते हैं कि उसी समय जब गांधी जी और इनके बीच में अनबन हो गई, किसको लेकर, दलितों को लेकर, कि हमारे दलितों के लिए एक अलग हमें व्यवस्था चाहिए, उसमें चुनाव की सारी व्यवस्था अलग चाहिए। जब बी आर अम्बेडकर साहब ने ये कह दिया, उसके बाद एक आपसी असहमत बन गई। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। आखिरकार कुछ लोगों ने इनके बीच समझौता करवाया, और जेल के अंदर ही समझौता हुआ जिसका नाम है पूना पैक्ट या पूना समझौता। पुणे के अंदर हुआ था पूना पैक्ट,
इसको बोला जाता है, या पुणे समझौता भी बोला था। पुणे समझौता पुणे के अंदर हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ, आरक्षण की बात पहली बार करी गई, जिसको क्या है गांधी जी ने मान लिया। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे मुस्लिमों की, मुस्लिमों का क्या रहा रवैया। हमने देखा कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन जब हुआ था, उसको जब वापस ले लिया गया तो मुस्लिम बहुत हद तक कांग्रेस के अंदर विश्वास नहीं कर रहे थे। और 1920 के बाद हमारा एक खुद का संगठन था, हिंदू महासभा जैसे संगठनों के करीब था कांग्रेस। तो मुस्लिमों को ऐसा लगता था कि हम यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं और हमारे अधिकारों की बात हम नहीं करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए हमें कांग्रेस के थोड़ा खिलाफ भी रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, हम देखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी दो अलग अलग बड़ी बड़ी पार्टियां देश के अंदर बनी, जो अपने अपने अधिकारों की बात करती हैं। मुस्लिम लीग एक ऐसा अधिकार की बात करती है जो कि हम कह सकते हैं अलग देश की तरह ही मांग करते हैं, अपनी अलग देश की मांग करते हैं। जबकि ये जो कांग्रेस है वो थोड़ी हिंदूवादी पार्टी थी उस समय, इसलिए इनकी कभी अनबन, मतलब 1927 में एक बार ऐसा लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल जाएंगी। लेकिन जब एक सर्वदलीय बैठक, एक मीटिंग चल रही थी, तो सीआर दास ने स्पष्ट कर दिया और एक सांप्रदायिक बयान दे दिया, जिसके बाद सीआर दास नहीं, सीआर जयकर था, जयकर नाम था, सीआर जयकर नाम था उनका। तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, जिसके बाद क्या एक सांप्रदायिक हम कह सकते हैं टिप्पणी करती, जिसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग हमेशा की अलग विचारधारा बन गई, जो कभी आपस में नहीं मिल पाई। इस टॉपिक के अंदर इतना ही बता दिया। अब सामूहिक अपनेपन का भाव देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे लोगों के अंदर एक देशभक्ति जागृत करी जाती है। हमने जर्मनी के एकीकरण और फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था, फ्रांसीसी क्रांति, उसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे चित्र थे, या शायद इसमें होंगे भी पीडीएफ में। देखिए इसके अंदर मेरियान और जर्मेनिया जैसे लोगों, मतलब ऐसी ऐसी आकृतियां बनाकर हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। क्या हुआ, लोगों के अंदर एक देश प्रेम की भावना जागृत करी। ऐसे ही भारत के अंदर जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, जब एक फ्रीडम की बात करते हैं, एक नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी हमें क्या, लोगों के अंदर नेशनलिज्म पैदा करने की बात करी गई है। तो सामूहिक अपनेपन के भाव के अंदर हम सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर की एक वो देखते हैं कृति। ये उन्होंने भारत माता का एक चित्र बनाया था, जिनके हाथ में एक माला है जो सन्यासी की बात करती है, इनके हाथ में ये खाने के लिए कुछ ग्रेन्स हैं, यहाँ पर ये शिक्षा देती हैं, और यहाँ पर ये वस्त्र पहने हुए हैं। ये चारों की चारों चीज़ लोगों को देने वाले हैं, और ऐसा समाज जहाँ पर इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत थी, ऐसा एक चित्र बनाया था, जिससे क्या लोगों के अंदर एक हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद की भावना जागती थी। नेहरू जी के साथ भी ऐसा हुआ कि उनको बहुत सारी ऐसी चित्र बनाए गए जिसमें क्या वो तिरंगा थामे हुए हैं, जिसमें भारत का नक्शा यहाँ पर हृदय से लगा हुआ है, जिससे कि लोगों के अंदर एक देश प्रेम की भावना जागती थी। तो इसके अंदर यही बताया गया कि लोगों के अंदर एक देश प्रेम की भावना जगाई गई, किसके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। उम्मीद है ये चैप्टर आपको आज समझ में आया होगा। एक तरह से वन शॉट था और शॉर्ट में आपको सारा का सारा समझाना था। इससे पहले का मैं चैप्टर बहुत अच्छे डिटेल्ड में समझा चुका हूँ, उसको आप जाके देख लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। इसके अलावा पूरी की पूरी हम कह सकते हैं प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस पर हर तरह का चैप्टर मौजूद है। इसी के साथ साथ थैंक यू।